हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के 4th चैप्टर सारणी के एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। बच्चों, ये एक्सरसाइज जो आप लोग देख रहे हैं, एक्सरसाइज जो 4.3 है, इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आप इसी लेक्चर में समझेंगे। और बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में केवल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी है। तो छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है बच्चों। एक्सरसाइज देखने में छोटा है, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा सा है, लेकिन जो एक्सरसाइज है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताते। मैं आपको बता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। आपको एक कॉन्सेप्ट आप हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर ले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में, और आगे आप चाहें जाके सीयूसीटी का एंट्रेंस एग्जाम दे, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे, उस एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चा। तो ये एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या है इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट? तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नहीं करना रहता है। इस एक्सरसाइज में आपको कोई 3 बिंदु दिया रहेगा। अगर हम क्लास 11th में जाएं, 10th में जाएं, तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि किन्हीं 3 बिंदुओं की सहायता से, जैसे मान लीजिए कोई 3 बिंदु हैं, x1 y1, दूसरा बिंदु हो गया x2 y2, तीसरा बिंदु हो गया x3 और y3। तो हमें पढ़ाया गया था किस क्लास में? सर हमें पढ़ाया गया था क्लास 10th में और 11th में कि इन 3 बिंदु, अगर हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं तो इन 3 बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र बताया गया था, जो 1/2 x1 + y2 - y2 प्लस x3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। हमें क्लास 10th और 11th में 3 बिंदुओं की सहायता से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था। वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब यहां पे कह रहा है कि इन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सारणिक की सहायता से। क्या सर? फिर तो सुनिए, इन 3 बिंदुओं से बनने वाले, मान लीजिए इससे ये त्रिभुज बन रहा है ABC, तो कह रहा है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो ज्ञात कीजिए। लेकिन कैसे ज्ञात कीजिए? इस फॉर्मूले के हिसाब से मत ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर जी 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और यहाँ पे y1 माइनस y2। तो इस हमें क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ये जो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े थे 10th और 11th में, इस फॉर्मूले का हमें यूज नहीं करना है। हमें किसका यूज करना है? हमें सारणी का यूज करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। किन किन बच्चों को ये फॉर्मूला पता था, ईमानदारी से बताएंगे? चलिए, हमें लगता है सभी बच्चों को पता होगा। चलिए देखिए, जिन बच्चों को पता हो कमेंट जरूर कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज का जो फॉर्मूला था, ये अभी हमने पढ़ा था 10th और 11th, 3 बिंदु की सहायता त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो हमने क्या किया, कहा कि अच्छा ठीक है, सारणी की सहायता से इन्हें क्षेत्रफल निकालना है और ये फॉर्मूला हमें पता ही है, तो क्यों ना इसी फॉर्मूले को हम सारणी के रूप में नहीं लिख सकते? सर एक बच्चे ने कहा सर लिख तो सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखिए, मैंने बोला हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं क्षेत्रफल बराबर हम करें, लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब किसी बच्चे ने, जैसे मैंने ये लिखा तो सब बच्चे रह गए तंग, ये क्या है? सर हो गया। अब मैंने उनसे पूछा, जिन्होंने बोला हो गया, कि ये बताओ अगर हम इस सारणी को बंद कर दे तो क्या ये सारणी रह जाएगी? नहीं, क्योंकि किसी भी आव्यूह का सारणी तभी निकाला जा सकता है जबकि वो क्या हो? वर्ग आव्यूह हो। तो हमने बोला कि अगर यहाँ पे हम 1 रख देते हैं और जब हम इसको हल करते हैं तो हमें यही चीज प्राप्त होता है। तो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं।
जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चीजें समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? मतलब हम अब इसकी सहायता से निकालेंगे। यही सारणी जो है, यही फॉर्मूला है। क्या बोला मैंने? फिर से एक बार ध्यान समझिए। जो ये सारणी है, यही ये फॉर्मूला है। तो अब हमें 3 बिंदु दिया हुआ है, तो हम इस सारणी की सहायता से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? सर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार फॉर्मूले को और सारणी को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मूला निकालना। सारणी का क्षेत्रफल, किसी भी 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी की सहायता से अगर निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे x1 y1 रख देंगे, 1 अपने से रखेंगे, 1 हमेशा रखेंगे, ठीक है। x2 y2 रखेंगे, 1 रख देंगे, x3 y3 रखेंगे, 1 रख देंगे, और इस सारणी को हल कर देंगे, क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा? मिल जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं जैसे ही क्वेश्चन करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 3 बिंदुओं का क्षेत्रफल हम 10th 11th में इस फॉर्मूले से निकालते थे, 12th में हम इस सारणी की सहायता से निकालेंगे। सारणी हल करना आपको आता ही होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हम बुक ले लेते हैं आपकी, और बुक लेके चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपके बुक लेकर चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही बोला है कि सर जी सारणी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर जी 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सारणी की सहायता से। तो देखिए मैं आपको अब ज्ञात करके दिखा दूंगा 3 बिंदुओं से क्षेत्रफल। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं कितने? 3 पार्ट हैं। एक पार्ट मैं बताऊंगा, 2 पार्ट आप करेंगे। निम्न में से प्रत्येक दिए गए शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से ज्ञात कीजिए, से ज्ञात कीजिए। हमने बोला भाई ज्ञात कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो उसने बोला लो भाई करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया हमें, कह रहा है 1,0, फिर कह रहा है 6,0। देखिएगा कैसे मैं चीज़ों को रखूंगा, 4,3, 4,3। अब अगर ध्यान आप लोग देंगे तो ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो ये लिखा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे बच्चों? सर जी सारणी बना दीजिए। 10 है तो लिख दीजिए 10, फिर सर 60 है तो दूसरी पंक्ति में लिख दीजिए 60, 43 है तीसरी पंक्ति में लिख दीजिए 43, और सर जी 1 लगा दीजिएगा, 1 हो गया। सर ये आपको नहीं आ रहा था? आ रहा था। हमने कब बोला कि नहीं आ रहा था? सर आप ही तो कह रहे कि आपको नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, अब सारणी हल करने का तरीका, इसको लेंगे, इसको कट कर देंगे। तो हमने 1 लिया और इसको काटा, क्या बचा? सर जी इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो -3, फिर माइनस और 0 लेंगे तो 0। अब इसका आप चाहे मल्टीप्लाई करें या ऐसे ही रख दें, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको ऐसे कर देते हैं। आप चाहें तो ये पे 0 रख के छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ये कॉमन सेंस है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये 0, ये कट, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 4 में 1 का करेंगे 4, लेकिन इसको करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बाहर क्या है? 0 डाउन बैठा हुआ है। फिर 1 का मल्टीप्लाई तो 1 है। अब 1 वाला हमने लिया तो ये कट, 3 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? सर जी 18, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 में, सर जी 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्या आ जाएंगी? 0 में से 3 घटाएंगे, सर जी -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 0, और यहाँ पे 18 तो +18 = 15। यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया? सर जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया? तो क्षेत्रफल 15 आ गया। क्षेत्रफल कितना आया? तो क्षेत्रफल 15 आ गया। क्या ये बहुत हार्ड था? क्या ये बहुत हार्ड था? बताइए, क्या ये बहुत हार्ड था? मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या बहुत ज़्यादा हार्ड था? आप लोग इसको करने में समस्याएं हुई? नहीं सर, कोई समस्याएं नहीं हुई। ये सारे प्रश्न देखिए, एक प्रश्न आएगा बोर्ड पेपर में, इसीलिए आप कही तो मैं क्वेश्चन और समझा देता हूँ। रुकिए, अभी इसमें तीसरे में, पहले में 3 क्वेश्चन है ना, एक मैं और दूसरा वाला भी आपको समझा देता हूँ भाई, देखिएगा ध्यान से।
चलिए चला जाए आगे की ओर। कह रहा है ठीक, आगे की ओर अब हम चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन इसका और किया जाए, कर लिया जाए भाई। चलिए अब इसका हम लोग थर्ड वाला पार्ट करते हैं। उसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। और थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत जो बच्चे होमवर्क करके भेज रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे अभी मैं देख रहा हूँ होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपकी एक्टिवनेस ही बहुत बड़ी बात होती है। चलिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। कुछ मत कीजिए सर, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल लिखिए सर जी, -2 लिखिए, -3 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए, -1, -8। सर यहाँ पे 1 1 1 लिख दीजिए। इसको हल कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए। अच्छा मैंने 1/2 नहीं लिखा क्या? मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में 1/2 मल्टीप्लाई नहीं किया था क्या? देखिए यहाँ पे भी हम छोड़ते जा रहे हैं। हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं त्रिभुज का ना, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। 1/2 इसके बाहर रहेगा। तो पिछले वाले में हमने 1/2 नहीं लिखा था, तो 1/2 में 15 का मल्टीप्लाई भाई कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक है, ये यहाँ पे गलती हमसे हो गई है। चलिए पहले का आंसर 15/2 होगा, ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ पे 1/2 लिखे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, और फॉर्मूले भी शायद हमने 1/2 नहीं लिखा था, वहाँ पे 1/2 कर लीजिएगा। चलिए देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसको सॉल्व करना है तो पहले -2 लेंगे, इसको कट सर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 8 का मल्टीप्लाई -1 में 8 तो +8 हो जाएगा। फिर क्या है बच्चों, माइनस और माइनस पहले से ही है, -3 आएगा तो +3 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई, तो सर जी 3 + 4 1। अब यहाँ पे जिसको कन्फ्यूजन है, अभी भी जिसको सारणी हल करना नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे बहुत अभी समझिए बहुत पीछे हैं। तो -24 और -1 तो ये +2 हो जाएगा। जिनको अगर सारणी हल करने में, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिन बच्चों को सारणी हल करने में अगर समस्याएं हो रही हैं तो वो मैसेज कर दें, वो मैसेज कर देंगे, वो आज ही मैसेज कर देंगे। संडे को मैं सारणी हल करने के लिए, आज क्योंकि फ्राइडे है, सैटरडे, संडे को डाउट सेशन में सारणी हल करने के लिए मैं उनको बता दूंगा, और वहाँ पे वो नहीं आएंगे जो चीज़ें वो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि जिनको सारणी हल करना नहीं आएगा फिर उनको बहुत समस्याएं होंगी। देखिए तो संडे को लाइव सेशन में उनको मैं बता दूंगा, अगर जिनको समस्याएं होंगी वो पूछ लेंगे। देखिए अब इसको हल करते हैं, तो 1/2 तो बाहर ही रखिए, 8 + 2 10 का तो -20 हो जाएगा। फिर 4 + 3, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा सर जी 12। फिर यहाँ +1 है, इसको जोड़ेंगे तो -22, तो सर जी -22। ये क्या, ये तो क्षेत्रफल माइनस में आ रहे हैं, तो संभव है कहीं गलती हो रही है क्या हमसे? देखिए तो सारी चीज़ें तो सही लग रही है, लेकिन कहीं गलती हो रही है क्या? क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में आना असंभव, तो उसी को प्लस में करके भी लिख देंगे। क्या करना है सर? हाँ, वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें माइनस में क्वेश्चन आंसर आते हैं। एक बार चेक कर लें हम लोग, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ से 12 माइनस होगा, नहीं चीज़ें तो सही हैं, 1/2, और ये माइनस करने पे क्या आ जाएगा 30, -30 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 1/2 इंटू में -30, तो ये तो -15 आ रहा है। तो क्षेत्रफल है तो इसको 15 ही लिखेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर -15 आएगा तब भी 15 ही लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग सारणी से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल है तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो लिखेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 15। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं गलती हो गई क्या, नहीं कहीं गलती यहाँ तक नहीं हुई है। ये कट गया भाई, ये कट गया, 18 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई किया तो -8 2 सारी चीज़ें यहाँ तक सही हैं। 3 + 3 3, और यहाँ पे करेंगे तो फिर 1 का किया तो 3 में -1 तो +1 हो गया, 1 प्लस है, और फिर -24, तो इसको कट किया और ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो -24 ही आएगा, ये +2, सारी चीज़ें सही हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इकाई भी लिखेंगे, वर्ग इकाई, अब जो भी इकाई हो बस लिख देंगे ऐसे ही, वर्ग इकाई। चलिए अब यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो मैं आगे लेके चलूंगा। एक वर्ड आता है संरेख। तो अब सेकंड क्वेश्चन में संरेख की चर्चा करनी है हम लोगों को। संरेख क्या होता है, कौन बताएगा? सर संरेख मतलब सभी बिंदु एक ही तल पर हो, एक ही लाइन में हो, एक ही रेखा पर हो, तो उसे हम लोग संरेख बोलते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर कोई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी बिंदु हो सभी एक ही रेखा में हो तो उन्हें हम लोग संरेख बोलते हैं। पहले संरेख समझ लीजिए, संरेख का मीनिंग, तभी ना भाई संरेख के संबंधित प्रश्न समझाऊंगा, ऐसे तो आप लोग 12th में पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक रेखा है AB और इस पर एक बिंदु यहाँ पर है E, एक बिंदु यहाँ पर है F, एक बिंदु यहाँ पर है G, एक बिंदु यहाँ पर है H, एक बिंदु यहाँ पर है K। तो इन सारी बिंदुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? इन सारी बिंदुओं को संरेख बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। दूसरी बात, अब जब क्योंकि सारी बिंदु एक ही रेखा में है तो इनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इनके द्वारा सर कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, तो जब कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। याद रखेंगे, किसी संरेख बिंदु वो बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा में स्थित हो, और जब सभी बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगे तो उनसे त्रिभुज का बनना असंभव है, और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0। क्षेत्रफल क्या होगा? 0। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए यही एक आपको ऐसा चैनल मिलेगा जहां हम एक्सरसाइज कराते हैं, तो वहां पहले आप कॉन्सेप्ट समझाते हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस चैप्टर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ। लिख लीजिए आपके पास अगर कॉपी पेन होगी तो लिख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जैसे केजरीवाल भगवंत मान ने चरणजीत सिंह चिन्नी का लिख के दिया था ना कि चरणजीत सिंह चिन्नी दोनों सीटों से हार रहे हैं पंजाब में, वैसे मैं भी आपको लिख के दे रहा हूं कि जो 4.3 है इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। इसको लिख के ले लेना आप, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट रखे रहना, जिस दिन पेपर में नहीं आएगा तो मुझसे बात करना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दर्शाइए कि बिंदु ये 3 बिंदु दिया हुआ है, ये संरेख है। ठीक है, दर्शाइए कि, कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु A, B + C और बिंदु B, C + A और बिंदु C + A और बिंदु C, A + B जो है वो क्या है? संरेख है। तो ये बताइए, इसको दर्शाना है कि ये संरेख है। कैसे दर्शा सकते हैं? सर तीनों को एक ही लाइन पर दर्शा देते हो जाएगा संरेख। अरे बुड़बक, यहाँ पे उसको प्रूफ करके दिखाना है। दर्शाने का मतलब प्रूफ कीजिए कि संरेख ही है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सर जी इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर 0 आ गया तो ये संरेख हो जाएंगी। अरे जियो लाल, माशाल्लाह। देखो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? बिंदु संरेख हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यही हमें करना है। तो देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? पुरानी वाली अपनी आदत, सर जी A B + C, सर जी B C + A, सर जी और क्या कर सकते हैं? C A + B, यहाँ पे 1 1 1 और ये ऐसे। ठीक है, यही चीजें कर सकते हैं। इसको देखिए हम 2 तरीके, इसको एकदम आसान तरीके से हल करना कोई नहीं बताएगा आपको। इसको हम लोग पहला तो क्षेत्रफल, आप जैसे प्रसारण विधि करके क्षेत्रफल निकाल रहे थे वैसे क्षेत्रफल निकाले, या जो कल हमने जो प्रमेय पढ़ा था, जो सारणी में उपयोग करने के लिए प्रमेय पढ़ा था, सारणी का गुणधर्म पढ़ा था, अगर उसका उपयोग हम लोग कर ले तो यहां हमें कोई समस्या नहीं होगी और प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। सर जी कैसे? तो देखिए कैसे।
हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, 1/2 मैं हर एक बार भूल जा रहा हूँ, 1/2 और ब्रैकेट में ये, तो हमने किया क्या कि 1/2 को 1/2 रखा और हम अब बोल रहे हैं कि ए बी सी, और यहाँ पे लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1। और यहाँ पे ये आया कैसे, तो ये आया कैसे, ये जो कॉलम 1 था, सॉरी जो कॉलम 2 था, इसमें कॉलम 2 में कॉलम 1 को जोड़ दिए, जो गुणधर्म हमने कल पढ़ा था उसका उपयोग हमने कर लिया, और ये प्रश्न देखिए देखते ही देखते सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 और कॉमन ले लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, हमने इस कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ए बी सी, 1 1 1 1 1 1। और ये बताइए अब कि अगर किसी सारणी के 2 कॉलम या 2 रो बराबर हो तो उस सारणी का मान कितना होता है, सर जी 0 हो गया। तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 0 इक्वल टू 0। तब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, हो गया, बस यहीं पे नहीं हुआ, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बच्चों कि चूंकि बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, अतः ये संरेख है, संरेख है। हो गया, अतः ये क्या है, अतः ये बिंदु संरेख है। देखिए एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया हूं और समझा भी दिया हूं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 3 की ओर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कैसा है सर क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान से देखेंगे, 5 ही क्वेश्चन बस इसमें हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिंदु के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 4 वर्ग इकाई, और हमें क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट मैं करूँगा, दूसरा पार्ट आप। तो पहले में बिंदु दिया हुआ है k, 0, और इसमें k का मान ज्ञात कीजिए 0, 2, ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो। तो कुछ नहीं, जैसे हम लोग करते थे वैसे करेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, क्षेत्रफल बराबर हमने लिख सकते हैं क्या सर, ये लिख सकते हैं k 0 4 0 0 2 1 1 1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई है, तो प्लस माइनस 4 लेंगे। याद रखिएगा जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो धनात्मक में निकालेंगे, लेकिन जब दिया होगा तो लेते समय प्लस माइनस 4 लेंगे। याद रखिएगा लेते समय क्या लेंगे, प्लस माइनस 4 लेंगे। चलिए यहाँ पे 1/2 छूट गया, अब इसको 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा k अब 4 0 0 0 2 1 1 1, और इधर हो जाएगा सर प्लस माइनस 8। अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, तो k को हम पहली सारणी इसके मुख्य मतलब विस्तार कीजिए, तो क्या हो जाएगा सर k, और ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो -2 0 माइनस में 2। अब फिर अगर बात की जाए तो 0, तो -0, तो इसको करने की जरूरत नहीं, 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 0। फिर बच्चों +1 और +1, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 8 - 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 8। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो -2k क्या आ जाएगा, -2k -0, और -0 करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +8। अब 8 को उधर भेजिए, तो प्लस माइनस 8 है ना, तो -2k इक्वल टू प्लस माइनस 8 और -8। अब एक बार धन ले लीजिए, एक बार ऋण ले लीजिए। धन लेने पर तो क्या हो जाएगा, -2k 8 -8, तो k इक्वल टू यहाँ से देखिए 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, सब 0 हो जाएगा, k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ऋण लेने पर देख लीजिए, ऋण लेने पर क्या हो जाएगा, अब अगर हम ऋण ले लेते हैं तो सर जी -2k -8
-8, तो ये क्या हो जाएगा -2k इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 16 8 बार में, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो दोनों कंडीशन में देखिए 2 वैल्यू आई है, इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया है कि जब भी अगर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, जब भी हमें क्या दिया हुआ है सर, जब भी अगर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वैल्यू जो हम निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे, प्लस माइनस में लेके निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे k की वैल्यू 0 या 8 के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, 4 वर्ग इकाई होगा। इसको कैसे सॉल्व करना समझ में आया? क्षेत्रफल वैसे ही निकालेंगे, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको रख लेंगे और फिर देखिए लास्ट में इसी प्रकार कर देंगे, दोनों चिन्ह है तो एक बार धन लेंगे एक बार ऋण लेंगे, सॉल्व हो गया आपके सामने। तो इसी में तीसरे में एक और प्रश्न था जो आप स्वयं करेंगे, तीसरे को पार्ट 2, और एक बचा चौथा लास्ट प्रश्न है। पांचवा तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, तीसरे की तरह ही है, वो बहुविकल्पीय प्रश्न वो आप लोग कर लेंगे। चौथे में 2 प्रश्न है जिसमें से मैं एक आपको बताऊंगा। बस एक्सरसाइज खत्म, छोटा सा एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये भी बता दिया कि 4 नंबर का पेपर में इससे आएगा। अब जो नहीं पढ़ेगा वो जाने भैया, हमारी जिम्मेदारी तो हम पूरी तरीके से निभाने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चे टॉप भी करेंगे। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ होमवर्क भी कर रहे हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं। सारणी का प्रयोग करके बोल रहा है, सारणी का प्रयोग करके क्या करना है भाई, 1,2 और 3,6 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मिलाने वाली रेखा का समीकरण, सर जी ये आपने नहीं बताया, आपने तो सर जी त्रिभुज निकालना बताया लेकिन समीकरण निकालना नहीं बताया। सर आप तो फंसा देते हैं बीच में। अब बताइए, हम लोग तो फंस गए, आप नहीं फंसे बच्चा। ये बताइए, हमने बोला ये 2 बिंदु है A B, इस पर एक बिंदु मान लेते हैं X और Y, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सर ये संरेख बिंदु है, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बस यही आपको जानना था, क्षेत्रफल 0 का, ये तो आपको पता ही था। तो हमें क्या पता है, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, और इस पर में एक बिंदु माना X और Y है, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या है, X और Y, तो लिख लीजिए 1 2 3 6 X और Y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1। अब क्योंकि हम देख रहे हैं इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हम एक बिंदु माने हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रफल हम ही 0 लेंगे, क्योंकि हम उन्हीं दोनों बिंदुओं पर माने हैं। तो ये बिंदु कहाँ स्थित है, इन दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है, तो क्षेत्रफल जाहिर सी बात है 0 होगा, तो ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डिराइव हम कर लेते हैं, तो 1 ब्रैकेट में हो जाएगा सर 6 - y और -2, इसको आप सॉल्व करेंगे सर जी 3 - x प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो सर जी 3y और माइनस में 6x इक्वल टू 0 ही रहेगा। सॉल्व कर लीजिए अब आप लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे सर 6 - y और माइनस में इसको अगर सॉल्व करें तो सर जी 6 और प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो 6 से 6 कट जाएगा, जी सर कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 2x यहाँ पे है, -3x और -6x है, और ये 3y है -y है, तो 2y - 4x इक्वल टू 0। अगर हम अब 2 से भाग देते, 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा सर, y - 2x इक्वल टू 0। यही क्या है, समीकरण है, हो गया। यही तो करना था बस, यही क्या है बच्चों, समीकरण है। देखिए मैंने बताया कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना जो एक बिंदु है x y वो a और b पर ही स्थित है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, और फिर ऐसे ही सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे एक नए क्लासेस के साथ।